नमस्कार, मैं हूँ ज्योत्सना गंगने और आप देख रहे हैं आवाज इंडिया का ये खास एपिसोड। इंडिया आघाड़ी का हिस्सा रही समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में क्या भूमिका लेकर आ रही है, इस पर हम आज बातचीत करेंगे। अबू आजमी जो महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपका। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और ऐसे में समाजवादी पार्टी जो इंडिया आघाड़ी का हिस्सा रह चुकी है, महाविकास आघाड़ी के बैठक में बहुत कम दिखाई देती है। क्या इसकी वजह है? नहीं, प्रॉब्लम यह है कि जो यहाँ देखिए हम यूपी में देने वाले हैं, यहाँ लेने वाले हैं। इन लोगों ने ये डिसाइड किया है कि पहले कांग्रेस पार्टी, शरद पवार साहब की एनसीपी, उद्धव साहब की शिवसेना, ये पहले सीटों का बंटवारा कर लेगी। इसके बाद जो 3-4 पार्टियाँ हैं जिनको महाविकास आघाड़ी में जो लोग हैं उनको बुला के उनसे बात की जाएगी। सर, तो महाविकास आघाड़ी में समाजवादी पार्टी का क्या स्थान है महाराष्ट्र में खासतौर पर? ये स्थान क्या है, मतलब उसमें हम एक लड़ना चाहते हैं और हम वही सीटें मांग रहे हैं जहाँ पे हम लोग मजबूत हैं। 12 सीटें को मैंने डिमांड किया है। 5 सीटें मेरे अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी आए और दिक्कत 2 तो हम एमएलए सीटिंग है ही हैं। 3 सीटें और ऐसे एक जो है भिवंडी की सीट है। भिवंडी वेस्ट की सीट जो है ना, 99 के बाद हमेशा कांग्रेस लड़ी है, हमेशा हारी है। तो मैं वो सीट हारने के लिए क्यों दूँ उनको? मैं भी हिस्सा हूँ। मैं वो सीट उनको हारने के लिए बिल्कुल नहीं देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी मजबूत हो और वहाँ समाजवादी लड़ेगी तो सीट चुन कर आएगी। तो सर, आपने मौजूदा समय में आपके पास 2 विधायक है आपको मिला के, तो महाराष्ट्र में आप कौन-कौन सी सीटों की माँग कर रहे हो? और जितना हमें जानकारी मिली है, आपने 5 सीटों के नामों की घोषणा जो है उम्मीदवारों की आपने की है। कौन-कौन से वो नाम हैं? और महाविकास आघाड़ी के सामने आप कौन-कौन सी सीटों की माँग कर रहे देखिए 2 सीटें मेरी हैं। बॉम्बे की मानखुश शिवाजी नगर, भिवंडी की भिवंडी ईस्ट की। मैं भिवंडी वेस्ट मांग रहा हूँ, मैं मालेगांव मांग रहा हूँ और उसके बाद मैं मांग रहा हूँ धुलिया। उसके बाद मैं मांग रहा हूँ अगर मुझे मिल सके ना तो मुझे वर्सोवा दे दिया जाए। मुझे एक सीट जो है औरंगाबाद में ईस्ट की सीट मांग रहा हूँ। मैं बाईकल्ला भी मांग रहा हूँ। मैं अनुशक्ति नगर भी, अगर पवार साहब के पास उम्मीदवार तगड़ा नहीं होगा तो मेरे पास वो मांग रहा हूँ। इसी तरह से मैंने 12 सीटें मांगा है, लेकिन मेरी कोई ज़िद नहीं है। मेरी ज़िद ये है कि बीजेपी हारना चाहिए और महाविकास आघाड़ी चुन के आना चाहिए। डिस्कशन होगा, सामने बैठ के बात करूँगा, लेकिन मैं वो सीटें नहीं छोड़ूंगा जिन सीटों पर बीजेपी चुन कर आ जाएगी। महाविकास आघाड़ी चुन के आना चाहिए, इसलिए मेरी ज़िद है ये कि मेरे से बात करो। अखिलेश जी आकर पूरी देख चुके हैं, पूरी 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 शक्ति प्रदर्शन हो चुका है, तो मैं समझता हूँ कि वो सीटें हमें मिलना चाहिए। सर, सबसे बड़ी बात ये है कि महाराष्ट्र में जो एक कॉम्बिनेशन है, समीकरण है वोटर्स का, दलित, मुस्लिम और अल्पसंख्यक, ये जो है अब महाविकास आघाड़ी की तरफ है, ऐसा लोकसभा के रिजल्ट में तो हमें देखने को मिला। तो क्या अब इसी फॉर्मूले को लेकर आप महाविकास आघाड़ी का हिस्सा बनना चाहते हो? और क्या दलित और खास तौर पर मराठा वोटर भी एक साथ अगर आते हैं, तो जीत आपकी निश्चित होगी? अब देखिए ना, माइनॉरिटी को लोग कभी शिवसेना को वोट देते नहीं थे। उद्धव ठाकरे साहब को अब की बार मेरे एरिया से 1,20,000 वोट मिला। हर जगह से हारते हुए जीत के आ गए। उद्धव ठाकरे साहब के उम्मीदवार यहाँ से जाते जाते मदनपुरा एरिया में मुस्लिम एरिया से जीत कर आ गए। तो मुसलमानों ने वोट पूरा दिया ना। क्यों दिया? इसलिए कि संविधान को खतरा था। बाला साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संविधान को तोड़ने की कोशिश हो रही थी, सांप्रदायिकता बढ़ रही थी, इसलिए लोगों ने वोट दिया। तो जब मैं भी जो सीटें लूँगा, मैं समझता हूँ ये सारे जो हैं लोग जो इंडिया अलायंस में साथ में वोट दिए थे, वो सब हमको वोट देना ही चाहिए। सर, समाजवादी पार्टी के लिए या महाविकास आघाड़ी के लिए वंचित बहुजन आघाड़ी प्रकाश अंबेडकर की और खास तौर पर एमआईएम फैक्टर जो है वो कितना चैलेंजिंग साबित हो सकता है? देखिए ऐसा है ना कि जीत के तो नहीं आएंगे, लेकिन वोटों का बंटवारा हो जाएगा। अगर कोशिश तो ये होना चाहिए कि सबको साथ मिला लिया जाए और लड़ा जाए, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि जो सांप्रदायिकता की बात करते हैं, अलगाव वाली बात करते हैं, और उनको लेने से क्या होगा कि हमारा जो मेन हमारा वोट है वो भी कहीं खिसक नहीं जावे, इसलिए लोग थोड़ा सा वो करते हैं, परहेज़ करते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि वंचित आघाड़ी के लोगों को इस महाविकास आघाड़ी में आकर के कुछ सीटों का बंटवारा करके साथ रहना चाहिए। उनके एमएलए चुन के नहीं आते, एमपी चुन के नहीं आते, और सिर्फ वोट लेके फ़ायदा क्या है? सर, एमआईएम फैक्टर समाजवादी के लिए कितना चैलेंजिंग है? चैलेंजिंग है, उनको भी वोट मिलता है महाराष्ट्र में, ऐसा नहीं कि नहीं मिलता है, लेकिन जहाँ हम लोग लड़ते हैं वहाँ ताकत हमारी ज़्यादा होती है। सर, बात करें क्योंकि आप चौथी बार जो है आप विधायक मतलब आप चुनाव में खड़े होने वाले हैं, तो ऐसे में खास तौर पर अगर मैनिफेस्टो की बात करें तो एक आपको एक महाराष्ट्र का बड़ा अल्पसंख्यक चेहरा के तौर पर आपको देखा जाता है। तो अगर आपके मैनिफेस्टो की बात करें तो मुख्य मुद्दे क्या रहेंगे आपके मैनिफेस्टो? देखिए मेरा मुख्य मुद्दा सबसे ज़रूरी चीज़ है ना
कि हमारी शरीयत, हमारा मज़हब उस पर अटैक नहीं होना चाहिए। जो लोग जो हैं पैगम्बर इस्लाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गलत गलत बातों से नवाजते हैं, जो लोग जो हैं मस्जिदों में घुसकर मारेंगे और जो है इनकी मस्जिदों पे गेरुआ झंडा लगा कर कुरान शरीफ जला देते हैं, एक ऐसा लॉ बनना चाहिए सबसे पहले। जो सबसे पहले मेरी मांग है कि एक लॉ बने, ऐसे लोगों को यूएपी में बंद किया जाए। और मेरा चैलेंज है, मैं पूरे महाराष्ट्र के 140 करोड़ लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर सुकून की ज़िंदगी गुजारना है, महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का 60% जो है सही तरीके से हो जाएगा तो ये कानून बन जाएगा तो काम हो जाएगा। दूसरा, हमारे यहाँ इलेक्ट्रिक बिल बहुत ज़्यादा आती है। अब आप लाडली बहना के नाम से 1500 रुपया दे रहे हो, लेकिन आप जो है 3000 रुपया वसूल ले रहे हो बिजली के नाम से, बिजली बिल के नाम से। आप मत दीजिए पैसा ना, लेकिन इलेक्ट्रिक बिल कम कर दीजिए। बहुत परेशान है लोग। महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र से इनकम टैक्स जो है ना, उसमें 38% हमारी भागीदारी महाराष्ट्र की है। और उसके बाद हमको 7 रुपया मिलता है इनकम टैक्स में जो हम पैसा भरते हैं। हाँ, और उसके बाद बिजली के बिल हरियाणा में, दिल्ली में, मैं पूरे देश की बात नहीं कर रहा हूँ, अब गुजरात में जितनी बिल है उतनी बिल हमारी भी होना चाहिए, उससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि हम देश में सबसे ज़्यादा टैक्स भरते हैं यहाँ पे है। ये चीज़ें नहीं हो रही हैं, ये सब चीज़ें ख़त्म होना चाहिए। और हमारे माइनॉरिटी इलाके में, गरीब इलाकों में कॉलेजेस खुलना चाहिए, एजुकेशन की बड़ी प्रॉब्लम है। यही सब चीज़ मेरी मांग है। सर अगर बात करें, क्योंकि महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा जो है वो बहुत सराखों पर है, तो ऐसे में आपको कभी ऐसा लगता है कि क्योंकि यूपीए सरकार में जो सच्चर समिति बनी थी उसमें मुस्लिम आरक्षण की बात की गई थी, तो क्या मुस्लिम आरक्षण ये मुद्दा आपके मैनिफेस्टो में रहेगा? 100% रहेगा। तो हम कितनी दिनों से मांग कर रहे हैं। जब 5% आरक्षण जिन लोगों ने अनाउंस किया था, अगर उनकी सरकार आती है तो आते पहले दिन उनको कह देना चाहिए कि 5% रिजर्वेशन हम मुसलमानों को देंगे। और 16% जो उन्होंने अनाउंस किया था, तो कोर्ट ने रिफ्यूज़ कर दिया, उस पर लड़ाई लड़ना चाहिए कि कैसे मिल जाए उनको। लेकिन सर जिस तरह से ज़रांगे पाटिल एग्रेशन से पिछले 1 साल से आंदोलन कर रहे हैं, ओबीसी समाज जो है या फिर अलग-अलग समाज जो है अपने आरक्षण के लिए जितनी आक्रामक भूमिका ले रहा है या उनके नेता ले रहे हैं, तो क्या मुस्लिम लीडर्स या फिर हम कह सकते हैं कि जो एक अल्पसंख्यक समाज है, वो अपने इस आरक्षण, क्योंकि सच्चर समिति में ये तो कहा गया था कि मुस्लिम जो है वो काफ़ी बड़ी संख्या में बैकवर्ड है, तो क्या ये एग्रेसिव भूमिका आपकी रहेगी चुनावी मुद्दा नहीं, में? एग्रेसिव एग्रेसिव भूमिका हमारी रहेगी तो गोली मार दी जाएगी हमको, हमको जेल में बंद कर दिया जाएगा। हम सड़क पर उतरेंगे तो हमें आतंकवादी कह दिया जाएगा। लेकिन जारंगे साहब निकलेंगे तो इनसे इनकी घबराहट होती है इनके साथ, क्योंकि बहुत सारे मिनिस्टर्स, एमएलएज सब मराठा समाज के हैं, वो उनके साथ खड़े रहते हैं तो सरकार की हिम्मत नहीं पड़ती। लेकिन हम जो है ना, मजलूम कौम के हैं, हमारी आवाज़ तो दबा दी जाती है। हम बार बार कह रहे हैं, हम तो कानून के दायरे में बात कर रहे हैं, हम तो सड़क पर उतर के कोई हंगामा भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन जो कांग्रेस पार्टी ने, एनसीपी ने जो जो लाया था कि 5% मिलना चाहिए, और उसके बाद कोर्ट ने कह दिया 5% इनको दो। मैं कह रहा हूँ धर्म के नाम पर नहीं, जो डिप्रेसिव मुस्लिम है, जो जो दबे कुचले मुस्लिम है, जो पसमानदा मुस्लिम है, जिनको अलाउ है देने के लिए, कोर्ट ने जब उसको सब कुछ बहस होने के बाद अलाउ किया है, वो देना चाहिए। मैं समझता हूँ कि ये लगातार नाइंसाफ़ी मुसलमानों के साथ हो रही। जितनी भी जमातें बनी हैं, जितनी भी इंक्वायरीज आई हैं, तो सब ने, चाहे रंगनाथ मिश्रा कमेटी हो, चाहे सच्चर कमेटी हो, चाहे रहमान कमेटी हो, सब ने कहा कि मुसलमान इस देश में कई जगहों पर दलितों से भी ज़्यादा पिछड़ा हुआ है। लेकिन मुसलमानों के साथ तो इतनी जुल्म ज़्यादती हो रही है, इतनी जुल्म ज़्यादती हो रही है कि मुसलमानों का कोई, इस देश में सारी पार्टियां जो है ना सिर्फ बातें करती हैं, कुछ उनको मिलने वाला नहीं है। सर क्योंकि आपने कानून व्यवस्था की बात की, तो सत्ता में ही अ, विधायक रहे नितेश राणे, जिस तरह से पिछले 1 साल से लव जिहाद, लैंड जिहाद, कई सारे मोर्चा आंदोलन करते हैं, या जिस तरह से पिछले 1 डेढ़ साल से महाराष्ट्र में खास तौर पर हिंदू मुस्लिम एक देखने को मिला, एक लड़ाई देखने को मिली, तो कैसे देखते हैं आप नहीं इसे? नहीं, देखिए ये तो जानबूझकर किया जा रहा है। अगरचे हम कोई एक लफ्ज़ गलत बोल दें, यानी सिर्फ ओनली हम बोल दें औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के बारे में, जो 52 साल तक घोड़े पर रहे, जिनके राज में भारतवर्ष की सीमा अफ़गानिस्तान बर्मा तक भरी रही, जिनके राज में भारतवर्ष सोने की चिड़िया था, अगर उनका हम कहीं स्टेटस लगाते हैं तो हमारे पे केस हो जाता है। और अगरचे ये नीतीश राणे ये कहते हैं कि औरतों से आकर के तुम लिपस्टिक लगाना छोड़ो, तलवार उठा लो, मैं मस्जिदों में जाकर मुसलमानों को मारूंगा, मैं कुरान शरीफ पढ़ेंगे तो उनका कुरान शरीफ फेंक के उनको पढ़ने नहीं दूंगा। इस तरह की चीज़ें हो रही हैं और सरकार उनके पे कई सारे उनके विवादित बयान। बहुत सारी चीज़ें। लेकिन सत्ता में बैठे लोग, मैं समझता हूँ कि ये लोग ही उसको वो करते हैं, आगे बढ़ाते हैं उनको 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 जो है बकअप करते हैं और वो इस तरह की बातें बोलते जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं।
महाराष्ट्र की जनता इनको पहचान चुकी है। मैं समझता हूँ इस जो इलेक्शन होगा इसमें महाविकास आघाड़ी इन मुद्दों को लेकर आगे आएगी तो निश्चित ही उसकी सरकार बनना चाहिए। सर, खास तौर पर अगर मुंबई के कानून व्यवस्था की बात करें तो हाल ही में बाबा सिद्दीकी जो इतने बड़े नेता रह चुके हैं, पूर्व मंत्री रह चुके हैं, उन पर जिस तरह से गोली मारी गई जबकि उनको वाई+ सुरक्षा थी, और जिस तरह से वो पूरी घटना हुई, आप भी पहुंचे थे वहां पर, तो कानूनी व्यवस्था जब एक बड़े नेता जो सत्ता के खुद हिस्सा रह चुके हैं उनके ऊपर इस तरह का अटैक होता है, क्या वजह देखते हैं इसके पीछे आप? वजह देखता हूँ ये लापरवाही है, इंटेलिजेंस का फेलियर है। मैं तो बार बार यही कहता हूँ कि सरकार में वो थे और अब लोग पकड़े गए हैं, आप पहले डिक्लेयर करो कि असली वजह क्या है। आज आम जनता के अंदर एक कन्फ्यूज़न पैदा किया जा रहा है कि बाबा सिद्दीकी साहब का मर्डर जो है ना किस वजह से हुआ, ये आज तक किसी को साफ मालूम नहीं पड़ रहा है। ये कैसे हो सकता है कि लोग पकड़े जाएं, इंक्वायरी हो और सत्ता में बैठे हुए आदमी का, इतने बड़े आदमी का मर्डर हो और ये डिक्लेयर नहीं हो पा रहा है। मैं देवेंद्र फडणवीस साहब को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दूध का दूध पानी का पानी करना चाहिए और लॉ एंड ऑर्डर को बहुत सख्त करना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि मुनाफ नाम का मेरा दोस्त एक अंधेरी में उसका मर्डर हो गया था और मर्डर को जो है सीसीटीवी में देखा गया था और पकड़ा गया था और आज वो घूम रहा है आके यहाँ पे। मतलब क्या उसका, कैसे उसकी बेल हो गई? मैं महाराष्ट्र सरकार से, भारतवर्ष की सरकार से कहना चाहता हूँ, एक बार आप डेलीगेशन भेज दो सिंगापुर, वहाँ क्यों नहीं मर्डर होता? वहाँ क्यों नहीं, वहाँ ड्रग का कारोबार क्यों नहीं होता? एक बार अपने लोगों को भेज कर सीखो थोड़ा सा जा करके। अरब कंट्रीज़ में वहाँ लड़कियाँ घूमती आराम से, किसी की हिम्मत नहीं रेप करने की, किसी की हिम्मत नहीं छेड़ने की। वहाँ क्यों नहीं ड्रग्स का काम होता? ड्रग्स पूरे देश को बर्बाद कर रहा है, खा रहा है, देश बर्बादी के कगार पर खड़ा हो गया है, लेकिन सरकारें मस्ती में है, कोई सुनने को तैयार नहीं है। सर, हाल ही में जो हरियाणा में विधानसभा के चुनाव हुए थे, जहाँ पे कांग्रेस को बहुत यकीन था, बहुत भरोसा था कि वो जीत कर आएंगे, लेकिन जिस तरह से एक जाट के खिलाफ नॉन जाट खड़े हो गए और फिर बाजी पूरी तरह से पलट गई, कांग्रेस जो जीतने वाली थी, जीतने की कगार पर थी, वो हार गई। क्या इस तरह का कोई, क्योंकि दलित, अल्पसंख्यक और मराठा वोटर्स एक तरफ और दूसरी तरफ ओबीसी, ऐसे एक लड़ाई रण संग्राम देखने को मिल रहा है, इसका असर ओवरऑल महाविकास आघाड़ी या महाविकास आघाड़ी के जितने भी उनके साथी दल हैं उन पर कितना होगा? देखिए, ऐसा है कि हरियाणा से हमको सबक सीखना चाहिए। हरियाणा में अगर चाहे इंडिया अलायंस की तरह से सीटें बांट दी गई होती अच्छी तरह से, तो मैं समझता हूँ कि हम समझते हैं, मैं 1% भी नहीं, शायद 0.80 या कुछ इस इतने परसेंटेज से वहाँ सरकार बनी है बीजेपी की। अगर सब इकट्ठा हो गए होते तो एक मैसेज जाता, लेकिन इकट्ठा नहीं हुए और लोगों को सीटें नहीं दिया, लालच में कि कार्यकर्ता कहता है सर मत सीटें दीजिए, हम जीत कर आ रहे हैं, हम तो बम्पर मेजॉरिटी से चुन कर आएंगे, किसी का क्यों आप साथ में लेते हो? और ये असर हुआ, यही असर यहाँ भी हो जाएगा अगर तो फायदा नहीं। इसलिए मैं जिद कर रहा हूँ कि इलेक्शन आने के 15 दिन पहले आपको सीटों का बंटवारा कर लेना चाहिए ताकि लोग जाके अपना काम करें। आज भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, उनको सीटें नहीं मिल रही हैं अभी तक, उनको पक्का नहीं मैं लड़ूंगा कि नहीं लड़ूंगा, तैयारी कब करेंगे वो लोग? मैं समझता हूँ ये फेलियर है महाविकास आघाड़ी का। मैं बीजेपी के जो अलायंस की बात नहीं कर रहा हूँ, उनकी जो मर्ज़ी करें, लेकिन मैं जिससे जुड़ा हुआ हूँ, जो सांप्रदायिकता के खिलाफ लोग लड़ना चाहते हैं, उनको अगर मजबूत होना था तो जल्द से जल्द सीटों का बंटवारा ईमानदारी से करना चाहिए। 1-2 सीट के लिए इधर उधर करना नहीं। पार्टियाँ छोटी होती हैं, देश बड़ा होता है। देश के लिए कुर्बानी देने का कम से कम एक हुनर सीखना चाहिए इन लोगों को। किससे सीखना चाहिए? ये महायुति ने तो डिक्लेयर कर दी जी। अपनी सीटें, महायुति ने तो बहुत जल्दी डिक्लेयर कर दी, मनसे ने कर दी है, शिंदे गवर्नमेंट। इन सबसे सीखना चाहिए ना, जो हरियाणा में सत्ता में आ गए, देखो ना कैसे आ गए सत्ता में, हम क्यों सत्ता में नहीं आ रहे हैं? कि हम लोग जो है सीटों के इतने लालची हो गए हैं कि हम सीटें बंटवारे में देते ही नहीं किसी को। सर, एक और बात की, क्योंकि आप मुंबई के विधायक हो, इसीलिए मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। पिछले 2.5 साल से महाविकास आघाड़ी की तरफ से, साथी दल से ये बार-बार आरोप लगाया जाता है सत्ता पर, शिंदे सरकार पर खास तौर पर, कि मुंबई के कई सारे जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट या महाराष्ट्र में जो इंटरनेशनल प्रोजेक्ट आने वाले थे, वो गुजरात या किसी अन्य राज्य में चले गए। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बेरोजगारी, ये मुद्दा कितना अहम रहेगा? बहुत अफ़सोस है मुझे, बहुत अफ़सोस है। हम इस देश की आर्थिक राजधानी हैं, हम 100 में 38 रुपये यहाँ से टैक्स देते हैं और हम इस देश की आर्थिक राजधानी को कंगाल करने पे लगे हैं, सिर्फ तलवे चाट करके इन बीजेपी वालों के। हम महाराष्ट्र को खोखला कर रहे हैं। मैं महाराष्ट्र की 140 करोड़ जनता से कहना चाहता हूँ, हमें ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना है। ये जो प्रोजेक्ट महाराष्ट्र में आ सकता है, जितने ज़्यादा से ज़्यादा उस प्रोजेक्ट को यहाँ लाना चाहिए। यहाँ लाखों और करोड़ों गुजराती अपनी रोजी रोटी कमाते हैं,
यहाँ देश के कोने कोने से भूखे लोग आते हैं, यहाँ रोजी रोटी कमाते हैं, यहाँ आज जो है नौकरियाँ नहीं किसी को मिल रही हैं। और अफसोस की बात है, अभी जो एक सेंसस आया है कि देश दुनिया में पाँच जो भूखे मुल्क हैं जहाँ भूखमरी है, उसमें हिंदुस्तान 1 नंबर पर है। ये अफसोस की बात है। हम बड़ी बातें करते हैं, हमारी हमारी जो है इकनॉमी कितने ट्रिलियन होने वाली है, हम बहुत बड़ी तरक्की करने वाले हैं, मगर अंदर अंदर खोखला मामला चल रहा है। सर खास तौर पर जो विपक्ष की तरफ से ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वोटिंग लिस्ट में से जो है कईयों के नाम काटे जा रहे हैं। तो क्या आपके अपने कुछ एक्सपीरियंस है कि आपके जो चुनाव क्षेत्र में जो है वोटर लिस्ट में से कई लोगों के नाम बहुत सारे नाम कट गए, जो लोग यहाँ नहीं हैं, जो लोग यहाँ रहने वाले नहीं, दूसरे इलाके के लोगों का नाम लाकर जबरन डाला जा रहा है। और जो है लोगों को इलेक्शन में जाओ वोट देने के लिए तो पहले कोई वोट दे देता है। इस तरह की बहुत सारी गलतियाँ हो रही हैं और बड़े पैमाने पर वोटर लिस्ट में लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। और जब इलेक्शन में वोट देने जाएंगे लोग तो उनका नाम ही नहीं होगा, चिल्लाएंगे चिल्लाएंगे, कुछ फ़ायदा नहीं, वोट नहीं दे सकते। ये बहुत ज़्यादा हो रहा है जहाँ जहाँ बीजेपी की सरकारें हैं। सर अगर हम सत्ता में जो शिंदे सरकार है उनके कामकाज की बात करें तो कामकाज में उनकी लाडली बहन योजना हो या फिर एसटी में महिलाओं के लिए उनके लिए हाफ टिकट कराना हो, लाडली बहन योजना और महिलाओं के ट्रांसपोर्ट के लिए आधा टिकट करना, ये कितना फायदेमंद है या ये चुनावी स्टंट लगता है आपको? देखिए ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी स्टैंड है। ये कब लागू हुआ है? लाडली बहन महीना कब से सरकार इनकी कब से है? लाडली बहना योजना आज क्यों आई है? महिलाओं को बस में टिकट आधे पैसे में या किस तरह से देना है, कब आई है? पहले पहले इसी देश के अंदर सीनियर सिटीजन का टिकट जो है कम बहुत कंसेशन मिलता था, वो सब ख़त्म कर दिया गया। हवाई जहाज़ के अंदर भी सीनियर सिटीजन को हाफ में टिकट लिया जाता, वो सब ख़त्म कर दिया गया। मैं समझता हूँ कि ये जो है सिर्फ़ और सिर्फ जनता को मूर्ख बनाने के लिए ये जो है इस वक्त लाया गया है जब इलेक्शन सर पे खड़ा हुआ है, ताकि इन चीज़ों को देख कर इनको वोट मिल जाए। मैं समझता हूँ लोग बेवकूफ़ बनने वाले नहीं हैं। अगर सरकार को कुछ करना ही था तो इलेक्ट्रिक की बिल कम कर देते, टैक्सेस कम कर देते, लोगों की महंगाई थोड़ा कम कर देते, तो मैं समझता हूँ ये ज़्यादा बेहतर था। पर इंडिया अलायंस तो काफी हद तक मजबूत दिखाई देता है, लेकिन राज्य में चुनाव विधानसभा के जब आते हैं तब अलग अलग अलगाव उनमें दिखाई देता है। अ, अखिलेश यादव, राहुल गांधी संसद में तो साथ में दिखाई देते हैं, लेकिन जब विधानसभा की बात आती है तो जैसे हरियाणा में देखने को मिला, जैसे यहाँ आप इंतजार कर रहे हो, या महाविकास आघाड़ी ने अभी तक जो है सीटों का ऐलान करने में बहुत समय लगा दिया। तो ऐसे में किस तरह से देखते हो कि इंडिया अलायंस और महाविकास आघाड़ी क्या अलग अलग लेवल पे काम करेंगे? ये गलत अलग अलग अगर करेगी, अगर ये बातें नहीं सुनेंगे और श्री अखिलेश यादव जी आप जो कह रही हैं कि संसद में साथ में बैठते हैं और दोनों ने एक साथ लड़े, तो जिसकी एक सीट थी कांग्रेस की उसकी 7-6 सीट हो गई, समाजवादी की 5 सीट थी उस 37 सीट्स हो गई, तो कितना बड़ा फ़ायदा हुआ। और अगर अखिलेश जी ने आ करके अनाउंस कर दिया है, पहले अनाउंस कर दिया, तो मैं समझता हूँ कि राहुल गांधी जी को इस बात को नोट करना चाहिए ताकि बीच में कोई दरार न पैदा होने पाए। सीटें 1-2 सीटों की बात है और ये भी मेरा चैलेंज है इंशाअल्लाह कि वो सीटें महाविकास आघाड़ी में ही आएंगी। और नहीं सुनेंगे ना तो 100% अब बीच में खटास होगी और बीच में कोई न कोई जो है दोस्ती में फ़र्क ज़रूर पड़ेगा। सर पिछले एक हफ्ते से हम लोग देख रहे हैं कि ठाकरे दल के कई बड़े नेता जो है वो सिल्वर ओक शरद पवार जी से मिलने जाते हैं। फिर कांग्रेस के बड़े आला कमान जो है वो भी सिल्वर ओक में शरद पवार जी से मिलने जाते हैं। शरद पवार कभी मातोश्री चले जाते हैं। तो क्या ऐसे में आप मौजूदा समय में शरद पवार जी से कब मिले, कब आपकी बातचीत हुई, या अन्य जो दो दल हैं, कांग्रेस, महाराष्ट्र कांग्रेस और ठाकरे की सेना, इनमें आपसे किसी की बातचीत हुई? नहीं, मैं उस दिन आया था तो अखिलेश भाई ने उद्धव जी से बात किया था फ़ोन पे। लेकिन उद्धव, अब अखिलेश जी बड़े बड़े नेता हैं, वो क्या सीट की बात करेंगे? वो तो ये कहेंगे हमारे अध्यक्ष बात करेंगे। लेकिन उन्होंने उनकी सेहत के बारे में पूछा, तबीयत कैसी है आपकी? अपनी तबीयत सँभालिए आप और जो है जल्द से जल्द इसका अबू आसिम से मिल लीजिए और जो फैसला कर दीजिए। और फिर उसके बाद शरद पवार साहब के यहाँ मैं गया था, मुझे बुलाए थे उन्होंने। मैं गया, उनसे मिला। उन्होंने कहा कि मैंने समझाया कि मैं जो सीटें माँग रहा हूँ, क्यों माँग रहा हूँ। सर महिला वोटर्स, महिला वोट बैंक एक बहुत बड़ी सब लोग मतलब कोई भी पार्टी हो, महिला वोटर्स को एक अलग से योजना, एक अलग से कुछ प्रावधान करने की बात करती है। तो समाजवादी पार्टी अपने कैंडिडेट को लेकर क्या किसी महिला उम्मीदवार को भी खड़ा करेगी? हाँ, और महिलाओं के प्रति क्या योजना लेकर आएँगे? देखिए महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। उनको कहीं न कहीं काम मिलना चाहिए उनको। उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन, इस पे कुछ न कुछ अच्छे लॉ लाना चाहिए। और हम जो है ना शान हिंद यानी हिंदुस्तान की शान नाम है उसका, जो निहाल अहमद साहब मालेगाँव के बहुत बड़े लीडर थे। कई बार वो जो हैं अपोज़िशन लीडर रह चुके हैं। उनकी बेटी को मैं लड़ा रहा हूँ मालेगाँव से। सर क्योंकि
लोकसभा का चुनाव जो है वो संविधान विरुद्ध संविधान के खिलाफ, संविधान एक बहुत बड़ा मुद्दा बना था लोकसभा चुनाव में। विधानसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र के खासतौर पर आरक्षण एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है। राज्य में और केंद्र में राइट विंग की सरकार है, तो ऐसे में संविधान का मुद्दा या संविधान ये अल्पसंख्यक समाज के लिए कितना बेहद जरूरी है? सबसे ज़रूरी है। मैं मेरे जैसा मजलूम कौम का एक कमज़ोर आदमी आज अगर माइक पे अपनी सबसे बड़े मालिक के खिलाफ बोलने की ताकत रखता है तो मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने दिया है। आज इस देश में अगर मुसलमान है, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान बंटवारा हो गया था तो मुसलमान बाई चांस नहीं, बाई चॉइस, जब ये कहा गया कि इस देश का संविधान ऐसा बनेगा, भले पाकिस्तान मुसलमानों का मुल्क बन जाए, वो जो करे, लेकिन मेरे देश का, इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी कहते हैं सब के सब के लिए एक तरह कानून बनेगा, चाहे गरीब हो अमीर हो, सब एक तरह का। कहते हैं ना, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, न कोई बंदा रहा न कोई बंदा नवाज, जब मुसलमान इस मुल्क में रहा। और आज जो जिस तरह से मुसलमानों के साथ हो रहा है, मैं समझता हूँ ये संविधान के साथ ही छेड़छाड़ है। संविधान ये मुद्दा रहेगा। हमारा दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा हमारा है जो आज वक्फ की ज़मीनें हैं, जो कब्ज़ा करना चाहते हैं, उसके भी हम खिलाफ़ है। हमारी ज़मीनें, ये लोगों ने अपनी ज़मीनों को अल्लाह के नाम पर दिया हुआ है, ये अल्लाह की ज़मीन है, ये कोई ले नहीं सकता, ये सरकार ने नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये सब मुद्दा हम लेकर उतरेंगे। और कितनी लीड से आप जीतोगे? सब लोग बहुत उत्साहित हैं कि हम मुंबई आएंगे, क्योंकि मुंबई इज़ मिनी उत्तर प्रदेश। आएंगे सब। धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ थे महाराष्ट्र के समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अबू आजमी, जिन्होंने कहा है कि वो एक बड़ी लीड से ही आने वाले विधानसभा चुनाव में जीतने वाले हैं।